everyone, welcome to Judicial Library. Today we are going to take a discussion about the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. We will discuss only important topic prospective of mains judiciary exam regarding maintenance. Let's start the topic one by one. तो आज हम लोग हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के मेंटेनेंस के प्रोविज़न देखेंगे। एडॉप्शन के प्रोविज़न हम लोग इससे पहले के सेक्शन में कवर कर चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 18 मेंटेनेंस एक्ट। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस सेक्शन a Hindu wife, whether married before or after the commencement of this act, shall be entitled to be maintained by her husband during her lifetime. Means कोई भी वाइफ, ठीक है, चाहे वो इस अधिनियम के लागू होने से पहले मैरिड हो चाहे वो बाद में मैरिड हो, अपने जीवन काल में अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस पाने की वो हकदार होती है। सेकेंड, a Hindu wife shall be entitled to live separately from her husband without forfeiting her claim to maintenance. मीन्स कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड से सेपरेटली रह सकती है, ठीक है, विदाउट फॉरफिटिंग हर क्लेम टू मेंटेनेंस। मीन्स विदाउट अपने जो मेंटेनेंस का क्लेम है उसको छोड़े बिना वो अपने हस्बैंड से अलग रह सकती है। अब किन किन सिचुएशन में वो अपने हस्बैंड से अलग रह सकती है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है आपका, इफ़ ही इज़ गिल्टी ऑफ डिजर्शन, that is to say of abandoning her without reasonable cause and without her consent or against her wish or willfully neglecting her. Means यदि उसका जो हस्बैंड है वो डिजर्शन करता है, उसका अभित्यजन कर देता है, अर्थात युक्त कारण के बिना, विदाउट रीजनेबल कॉज के बिना और उसकी सहमति के बिना, अपनी वाइफ की सहमति और इच्छा के विरुद्ध उसका परित्याग कर देता है या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करता है, निगलेक्टिंग करता है, तो ऐसी स्थिति में जो उसकी वाइफ है अपने हस्बैंड से अलग होकर मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। बी है इसका, इफ़ ही हैज़ ट्रीटेड हर with such cruelty as to cause a reasonable apprehension in her mind that it will be harmful or injurious to live with her husband. मीन्स यदि जो उसका हस्बैंड है उसके साथ क्रूएल्टी का व्यवहार करता है जिससे उसके मन में रिजनेबल एप्रीहेंशन हो जाता है कि उसके हस्बैंड के साथ रहना उसका हार्मफुल और इंजूरियस हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी कोई वाइफ अपने हस्बैंड से अलग होकर मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। सी है, इफ़ ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ विरुलेंट फॉर्म ऑफ लेप्रोसी। मीन्स यदि जो उसका हस्बैंड है उग्र कुष्ठ रोग से पीड़ित है, मीन्स लेप्रोसी से, विरुलेंट फॉर्म ऑफ लेप्रोसी से पीड़ित है, तो भी ऐसी सिचुएशन में वाइफ अलग रहकर मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। एंड डी है, इफ़ ही हैज़ एनी अदर वाइफ लिविंग, यदि उसके हस्बैंड की कोई अन्य वाइफ जीवित है तो भी जो उसकी वाइफ है उससे अलग हो सकती है। ई, इफ़ ही कीप्स अ कंक्यूबाइन इन द सेम हाउस इन विच हिज वाइफ इज़ लिविंग और हैबिचुअली रिजाइड्स विथ अ कंक्यूबाइन एल्सवेयर। मीन्स यदि जो उसका हस्बैंड है उसी गृह में किसी कंक्यूबाइन के साथ रहता है, मीन्स कंक्यूबाइन मीन्स होता है उपपत्नी, जिसे हम लोग कहते हैं, जो पत्नी नहीं होती उपपत्नी होती है। आप लोग इसको और भी वर्ड्स में जानते होंगे, नेचुरल वर्ड। तो कंक्यूबाइन के साथ रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी उसकी वाइफ जो होती है अपने हस्बैंड से अलग रह सकती है और मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। एफ है, इफ़ ही हैज़ सीज्ड टू बी हिंदू बाई कन्वर्सन टू अनदर रिलीजन। यदि उसका जो हस्बैंड है वो अन्य धर्म में परिवर्तित हो गया, हिंदू नहीं रह गया है, तो भी ऐसी सिचुएशन में वाइफ अपने हस्बैंड से अलग हो सकती है। इफ़ देयर इज़ एनी अदर कॉज जस्टिफाइंग लिविंग सेपरेटली, और उससे अलग रहने का कोई भी जस्टिफाइंग रीज़न है, ठीक है, कोई भी न्यायसंगत कारण है जिससे वो अपने हस्बैंड से अलग होकर मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है, तो वो अलग रह सकती है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। एंड इसका थर्ड सबसेक्शन है, अ हिंदू वाइफ शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड इफ शी इज़ अनचेस्ट और सीजेस टू बी अ हिंदू बाई कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। कोई भी वाइफ जो हिंदू नहीं रह गई है, ठीक है, अपना धर्म परिवर्तन करके किसी और धर्म में चेंज हो गई है, तो वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल नहीं होगी। मीन्स अपने हस्बैंड से वो मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकती है। ये था सेक्शन 18। आइए इसका एक केस देखते हैं।
मीरा निरसवालिया वर्सेस सुकुमार निरसवालिया AIR 1994, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? द वाइफ हैड बीन लिविंग अलोन एंड ऑल द चिल्ड्रन हैड बीन ब्रॉट अप by her without any assistance and help from the husband and there was a clear case of desertion। मीन्स ये जो केस था वो डिजर्शन का था, मीन्स बिना किसी रिजनेबल रीज़न के उसके हस्बैंड ने उसे डिजर्स कर दिया था, उसे छोड़ दिया था, त्याग कर दिया था। द वाइफ वॉज एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस। जो वाइफ थी वो अपने हस्बैंड से सेपरेटली रह के अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की डिमांड करती है और उसे मेंटेनेंस मिलता भी, क्योंकि उसके पास रीजनेबल रीज़न था कि उसका डिजर्शन हुआ है, मीन्स उसका त्याग किया गया है विदाउट एनी रीज़न के। अब मेंटेनेंस की बात हुई है तो CRPC का सेक्शन 125 को तो हम लोग छोड़ ही नहीं सकते हैं। CRPC का चैप्टर 9 जो कि मेंटेनेंस को ही डील करता है, सेक्शन 125 से लेके 128 तक। ठीक है, तो 125 आज हम लोग देखते हैं। तो 125 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो इसमें आपके जो मेंटेनेंस होते हैं वो वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स को दिए जाते हैं। तो फर्स्ट इसका सबसेक्शन है, इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स निगलेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेनेंस। मीन्स कोई भी सफिशिएंट मीन्स वाला जो पर्सन है वो निगलेक्ट करता है मेंटेनेंस को। किसके मेंटेनेंस को? आइए एक एक करके देखते हैं। हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, अपनी वाइफ के मेंटेनेंस को जो अपना मेंटेनेंस खुद नहीं कर सकती है। बी, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, वेदर मैरिड और नॉट, अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। कोई भी लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड को वो मेंटेनेंस करने के लिए बाउंड है यदि वो अनेबल है अपनी मेंटेनेंस खुद करने के लिए। सी है, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर हु हैज़ अटेन्ड मेजॉरिटी bears a child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself or means कोई भी जो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड है मेजोरिटी को अटेंड कर चुका है, अब उसमें क्या नहीं आता है? मैरिड डॉटर इंक्लूड नहीं है, मीन्स मैरिड डॉटर क्या है? एक्सक्लूड है। तो जो भी मेजोरिटी को अटेंड कर चुका है, कैसा सन है? सन या डॉटर है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। ठीक है, तो अगर वो फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी के कारण अपनी मेंटेनेंस खुद करने में असमर्थ है, अनेबल है, तो ऐसे सिचुएशन में उसके गार्जियन उसकी मेंटेनेंस करेंगे। लास्ट है इसका, हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और कोई भी व्यक्ति अपने फादर और मदर जो कि अपना भरण पोषण यानी मेंटेनेंस करने में असमर्थ हैं तो वो उनकी मेंटेनेंस करेगा। A magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate not exceeding 500 rupees in the wool as the such magistrate thinks fit, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct। means जो आपका मेंटेनेंस का जो ऑर्डर दिया जाएगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा दिया जाएगा। और वो ऑर्डर कैसा रहेगा? तो वो ऑर्डर जो होगा वो मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन पावर पर होगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट जैसा भी समझे सिचुएशन को देखते हुए अलाउंस के लिए ऑर्डर देगा। मीन्स कोई भी व्यक्ति उतना ही भत्ता देगा भरण पोषण के लिए जितना कि मजिस्ट्रेट को रिजनेबल लगता है। दोनों पक्षों के हालातों को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए जितना भी मजिस्ट्रेट को ये रिजनेबल लगता है कि अलाउंस दिया जाना चाहिए उतना मजिस्ट्रेट भरण पोषण के भत्ते में दिलवाएगा। ठीक है, आइए प्रोवाइडेड देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ अ माइनर फीमेल चाइल्ड रिफर्ड टू इन क्लॉज बी टू मेक सच अलाउंस until she attain her majority if the magistrate is satisfied that the husband of such minor female child, if married, is not possessed of sufficient means। means कोई भी फादर अपनी जो मैरिड डॉटर है उसको मेंटेनेंस देने के लिए बाउंड नहीं है। ठीक है, वो इंटाइटल नहीं है कि अपनी किसी भी मैरिड फीमेल चाइल्ड को वो मेंटेनेंस दे। अब इसमें कंडीशन एक है कि अगर उसका हस्बैंड, ठीक है, अनेबल है मेंटेनेंस करने में तो ही उसे दिया जाएगा फादर के द्वारा मेंटेनेंस, अदरवाइज उसे फादर के द्वारा मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ये क्वेश्चन UPPCS में पूछा था कि क्या एक फादर अपनी मैरिड चाइल्ड के लिए मेंटेनेंस देने के लिए इंटाइटल है?
तो इसमें आप इसका फर्स्ट प्रोवाइडो लिख सकते हैं कि इस प्रोवाइजेज में क्या है कि अगर उस डॉटर का जो मैरिड है, ठीक है, उसके हस्बैंड के पास कोई भी पर्याप्त साधन नहीं है मेंटेनेंस के लिए, तो उसके फादर एंटाइटल होंगे मेंटेनेंस के लिए। एंड इसकी एक्सप्लेनेशन आइए देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, तो माइनर मीन्स अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 इज डीम्ड नॉट टू हैव अटेंड हिज मेजोरिटी। मीन्स माइनर वही होगा जिसने मेजोरिटी को अटेंड नहीं किया है इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में। तो अंडर 18 ईयर्स के जितने भी चाइल्ड होंगे वो सब माइनर होंगे, ठीक है। बी, वाइफ। Wife include a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband and has not remarried। मीन्स जो वाइफ इसमें इंक्लूड की गई है, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए, वो कैसी है, तो वो डिवोर्स, उसका हस्बैंड से उसके डिवोर्स हो जाना चाहिए, ठीक है, या उसके हस्बैंड ने उसे डिवोर्स दे दिया या उसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया, बात एक ही है, ठीक है। और वो पुनः विवाह ना की हो, मीन्स रीमैरिड ना हो, तो ही वो मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल है, अदरवाइज उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं सबसेक्शन 2। अभी तक हम लोगों सबसेक्शन 1 देख रहे थे 125 का, अब सबसेक्शन 2 देखते हैं। सबसेक्शन 2 क्या है? सच अलायंस शैल बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और इफ सो ऑर्डर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। मीन्स जो आपका जो अलाउंस दिया जाएगा वो या तो ऑर्डर की डेट से दिया जाएगा, जिस तारीख को मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है कि वो ऐसा अलाउंस दिया जाए, ठीक है, तब से दिया जाएगा, या फिर जिस दिन एप्लीकेशन किया गया था, जिस दिन आवेदन किया गया था मेंटेनेंस के लिए, तब से वो दिलवाया जाएगा। तो यहाँ जो दिलवाने की जो पावर है वो मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन पावर है, ठीक है। मजिस्ट्रेट चाहे तो ऑर्डर की डेट से दिलवा सकता है या फिर एप्लीकेशन की डेट से दिलवा सकता है जो अलाउंस है। सबसेक्शन 3, if any person show order fail without sufficient cause to comply with the order, any such magistrate may for every breach of the order issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for levying fines, and may sentence such person for the whole or any part of each month's allowances remaining unpaid after the execution of the warrant to imprisonment for the term which may extend to 1 month or until payment if sooner made। मीन्स अगर कोई व्यक्ति जिससे ऐसा अलाउंस देने के लिए ऑर्डर पास किया गया है, ठीक है, उसे कंपाइल किया जाएगा कि वो ऐसा अलाउंस, ऐसा भत्ता दे, ठीक है, और अगर वो ऐसा भत्ता नहीं देता, ऐसा अलाउंस नहीं देता और ब्रीच करता है, तो उसे प्रत्येक ब्रीच के लिए जो क्या होगा, फाइन देना पड़ेगा। इसके लिए मजिस्ट्रेट वारंट जारी करेगा और उस व्यक्ति को 1 महीने तक की जेल हो सकती है ऐसी ब्रीच के लिए, या फिर तब तक के लिए उसे जेल में रहना पड़ सकता है जब तक कि वो पेमेंट नहीं कर देता है, ठीक है, जब तक कि वो उस अलाउंस का पेमेंट नहीं कर देता है। तो यहाँ जो जेल की जो कंडीशन है वो 2 शर्त है। सबसे पहले तो उसे 1 महीने की जेल मिलेगी, या फिर उसे तब तक जेल में रहना पड़ सकता है जब तक कि वो अलाउंस की पेमेंट नहीं कर देता है। प्रोवाइडेड दैट नो वारंट shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application be made to the court to levy such amount within a period of 1 year from the date on which it become due। means दे रकम, कोई भी ऐसी रकम की वसूली के लिए कोई भी वारंट तब तक नहीं जारी किया जाएगा, ठीक है, तब तक नहीं जारी किया जाएगा जब तक कि ऐसे आवेदन की तारीख से 1 वर्ष का जो समय है वो ना बीत गया हो, तब तक वारंट नहीं जारी किया जाएगा उसकी वसूली के लिए, ठीक है। एंड सेकेंड प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ ऑन कंडीशन ऑफ हर लिविंग विथ हिम एंड शी रिफ्यूज टू लिव विथ हिम, such magistrate may consider any ground of refusal stated by her and may make an order under his section notwithstanding such offer if he is satisfied that there is just ground for so doing। means यदि वह व्यक्ति इस शर्त पर मेंटेनेंस के लिए प्रपोजल करता है, ठीक है, कि उसकी पत्नी उसके साथ आकर रहे और वह पति के साथ रहने से इनकार करती है, रिफ्यूज़ कर देती है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इनकार मीन्स जो भी उसके रिफ्यूज़ल के ग्राउंड है उस पर विचार करेगी, ठीक है,
और ऐसी प्रस्थापना जो कि 7 रनिंग प्रस्थापना थी, ऐसी प्रस्थापना ऐसी प्रपोजल पर इस धारा के अधीन आदेश दिया जाएगा कि यदि उसको यह समाधान हो जाता है तो आदेश देने के लिए न्यायसंगत आधार है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो एक शर्त पे मेंटेनेंस देगा कि उसकी वाइफ उसके साथ आकर रहे और वाइफ क्या करती है कि वो रिफ्यूज़ कर देती है, तो कोर्ट क्या करेगा, उस जो रिफ्यूज़ल ग्राउंड है उसको देखेगा। अगर वो जस्टिफाइंग होगा तो उसके ग्राउंड पे उसको सेपरेटली मेंटेनेंस दिलवा सकती है, अदरवाइज मेंटेनेंस के लिए वो मना भी कर सकती है कि मेंटेनेंस की वो इंटाइटल नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आइए देखते हैं। इफ़ अ हस्बैंड हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज with another woman or keeps a mistress, it shall be considered to be just ground for his wife's refusal to live with him. मीन्स यदि कोई हस्बैंड जो है, ठीक है, मिस्ट्रेस रखता है, ठीक है, या फिर कोई और मैरिज कर लेता है अपनी वाइफ के अलावा, तो भी वह उससे अलग रहने का एक अच्छा ग्राउंड है, ठीक है, और उसे कोर्ट कंसिडरेशन में लेगी कि वो अपनी वाइफ को सेपरेटली मेंटेनेंस दे अलग रहते हुए। सबसेक्शन 4, नो वाइफ शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री और if without any sufficient reason she refused to live with her husband or if any they are living separately by mutual consent। मीन्स कोई भी वाइफ इंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। अब किन सिचुएशन में वो इंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस के लिए, यदि वो एडल्ट्री की सिचुएशन में रह रही हो, ठीक है, या फिर पर्याप्त कारण के बिना अपने हस्बैंड के साथ रहने से इनकार कर देती है, या फिर तीसरा रीज़न है कि सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, मीन्स वो अपने हस्बैंड से म्यूचुअल कंसेंट के पारस्परिक सहमति से दोनों अलग रहते हैं, तो भी ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकती। तो ये तीनों कंडीशन क्या क्या हैं, सबसे पहले एडल्ट्री है, एंड सेकेंड है विदाउट एनी सफिशेंट रीज़न, ठीक है, रिफ्यूज़ करती है तो वो इंटाइटल नहीं है, एंड थर्ड है लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। इन तीनों सिचुएशन में वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकती है। इसका लास्ट सबसेक्शन है ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इज लिविंग इन एडल्ट्री और दैट विदाउट सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूज टू लिव विथ हर हस्बैंड or that they are living separately by mutual consent the magistrate shall cancel the order। मीन्स अगर सबसेक्शन 4 में जो भी कंडीशन है कि किन सिचुएशन में वाइफ इंटाइटल नहीं होगी मेंटेनेंस के लिए, अगर वो सारी सिचुएशन हैं मीन्स एग्जिस्ट करती हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कैंसिल कर देगा ऑर्डर मेंटेनेंस का, वो मेंटेनेंस नहीं दिलवाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 9, ठीक है, ये है आपका मेंटेनेंस एक्ट का, दी हिंदू मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन 19। तो अ हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी इंटाइटेड टू बी मेंटेनेंस आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड बाय हर फादर इन लॉ। मीन जो सेक्शन 19 वो है आपका क्या बोलता है, मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ, मीन्स विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण। तो कोई भी हिंदू पत्नी चाहे वो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद विवाह की हो, ठीक है, अपने हस्बैंड की मृत्यु के पश्चात अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस प्राप्त करने के हकदार होगी। सेक्शन 19 जिस भी स्टेट में ये हिंदू लॉ पूछे जाते हैं वहाँ ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या एक ससुर अपनी डॉटर इन लॉ जो कि विडो है उसका मेंटेनेंस करने के लिए बाउंड है, यस और नो। तो इसमें भी कंडीशन है, ठीक है, यस है बट इसमें भी कंडीशन है, प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट दैट शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ आउट ऑफ हर वॉन अर्निंग और अदर प्रॉपर्टी और वेयर शी हैज़ नो प्रॉपर्टी ऑफ हर वॉन इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस। परंतु ठीक है, यह तब की उस विस्तार तक जहाँ तक कि वह स्वयं अपने अर्जन से यानी जिसने जो कमाया है या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो उस दशा में जहाँ उसके पास अपनी स्वयं की कोई भी संपत्ति नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है उसकी खुद की, वहाँ निम्नलिखित में से किसी से भरण पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ है। मीन्स वो जो विडो है उसके पास ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई
वो खुद से अर्जन की हुई संपत्ति है, ठीक है। मीन्स उसकी कोई भी अर्निंग नहीं है, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, और वो किससे भरण पोषण नहीं प्राप्त कर सकती है, मेंटेनेंस नहीं प्राप्त कर सकती है। ऐसी सिचुएशन में ही वो अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस ले सकती है। अब किससे नहीं प्राप्त कर सकती, इसके बाद ही वो कर सकती है। तो फ्रॉम द स्टेट ऑफ हर हस्बैंड और हर फादर और मदर, मीन्स अपने पति या अपने पिता या माता की प्रॉपर्टी से वो मेंटेनेंस नहीं प्राप्त कर सकती है, ठीक है, संपदा से। एंड बी है फ्रॉम हर सन और डॉटर इफ एनी और हिज और हर स्टेट, मीन्स अपने पुत्र या पुत्री से यदि कोई हो या उसकी संपदा से अपना मेंटेनेंस करने में असमर्थ है, तो इन दोनों कंडीशन के होते हुए ही वो अपने अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल होगी। सबसेक्शन 2, any obligation under subsection 1 shall not be enforceable if the father-in-law has not the means to do so from any corporeal property in his possession out of which the daughter-in-law has not obtained any share, and any such obligation shall cease on the remarriage of the daughter-in-law। means subsection 1 में किसी भी बात के होते हुए कोई भी फादर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ के मेंटेनेंस के लिए बाउंड नहीं है यदि जो फादर इन लॉ है अपने कब्जे में ऐसी सहदाई की संपत्ति यानी कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी से जिसमें कि जो डॉटर इन लॉ को है कोई भी अंश अभी प्राप्त नहीं हुआ है, कोई भी कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी में उसका कोई भी अंश नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में फादर इन लॉ के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं कि वो उसका मेंटेनेंस करे, और ना ही उसका मेंटेनेंस के लिए उसे बाउंड किया जा सकता है। और ऐसी बाध्यता का पुत्र वधू यानी जो डॉटर इन लॉ है उसके रीमैरी होने पर ही उसका अंत हो जाएगा, ठीक है। तो जो सबसेक्शन फर्स्ट में जो भी कंडीशन थी उसके होते हुए भी कोई भी फादर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ का मेंटेनेंस नहीं कर सकता है। किन दो सिचुएशन में, यदि उस डॉटर इन लॉ को कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी में कोई भी अंश नहीं मिला है, ठीक है, कोई भी भाग नहीं मिला है, और दूसरा कि वो डॉटर इन लॉ ने फिर से शादी कर ली हो, तो भी वो फादर इन लॉ बाउंड नहीं है मेंटेनेंस करने के लिए अपनी डॉटर इन लॉ का जो कि विडो है। सेक्शन 20 है आपका मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स, मीन्स बच्चों और वृद्ध जनकों का भरण पोषण। तो आप लोगों ने सेक्शन 125 देखा ही होगा। 125 का जो सी और डी है वो बच्चों और पेरेंट्स के लिए ही था, ठीक है, कि कोई भी सफिशिएंट मीन्स वाला व्यक्ति अपने बच्चों और पेरेंट्स के मेंटेनेंस के लिए बाउंड होता है। आइए इसका देखते हैं। सेक्शन 20 का सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अ हिंदू इज बाउंड ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम टू मेंटेन हिज और हर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड हिज और हर एज्ड और इन्फर्म पेरेंट्स। मीन्स इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह है कि कोई भी हिंदू अपने जीवन काल में अपने लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन और वृद्ध और शिथिलांग जनकों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। मीन्स कोई भी व्यक्ति अपने लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन और हिज और हर एज्ड और इन्फर्म पेरेंट्स का मेंटेनेंस करने के लिए बाध्य है, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे कोर्ट द्वारा बाध्य किया जाएगा। सबसेक्शन 2, अ लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड में क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज और हर फादर और मदर सो लॉन्ग एज द चाइल्ड इज अ माइनर। मीन्स जब तक कि कोई लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन जो होता है वो माइनर रहता है, वह अपने माता पिता से भरण पोषण का दावा कर सकता है, वो भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। सबसेक्शन 3, द ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन टू मेंटेन हिज और हर एज्ड और इन्फर्म पेरेंट्स और अ डॉटर हु इज अनमैरिड एक्सटेंड इज so far as the parents or the unmarried daughter, as the case may be, is unable to maintain himself or herself out of his or her own earning or other property। जो आपका सबसेक्शन 3 है वो सिर्फ इतने सी बात बोलता है किसी व्यक्ति को अपने वृद्ध या शिथिलांग जन को या किसी भी पुत्री का जो अविवाहित है मीन्स अनमैरिड है, अगर मेंटेनेंस करने की बाध्यता का विस्तार वहाँ तक होगा जहाँ तक कि जो पेरेंट्स हैं
या फिर जो अनमैरिड डॉटर है यथास्थिति स्वयं या अपने अर्निंग से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं तो ही उनका भरण पोषण किया जा सकता है। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन दिस सेक्शन पेरेंट्स इंक्लूड अ चाइल्डलेस स्टेप मदर, मीन्स जो इसमें पेरेंट्स में इंक्लूड हुई है वो निसंतान सौतेली माता भी आती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, इसमें फादर इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें मदर को इंक्लूड किया गया, फादर को नहीं इंक्लूड किया गया। अगर फादर की बात आती है तो आप उसे मेंटेनेंस नहीं देंगे, ठीक है। सेक्शन 21 डिपेंडेंस डिफाइंड। सेक्शन 21 में आश्रितों को परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 21 में आपको डिपेंडेंस को डिफाइन किया गया है, यानी डिपेंडेंट क्या होते हैं, आश्रित क्या होते हैं। आइए देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर डिपेंडेंट मीन्स द फॉलोइंग रिलेटिव ऑफ द डिजीज्ड। इस अध्याय के प्रयोजन के लिए आश्रितों यानी डिपेंडेंट से मृतक के निम्नलिखित नातेदार हैं। अब कौन कौन होंगे वो? हिज और हर फादर, उसके पिता, हिज और हर मदर, उसकी माता, हिज विडो सो लॉन्ग एज शी डज नॉट रीमैरी, उसकी विधवा जब तक कि वह पुनर्विवाह ना कर ले, हिज और हर सन, ठीक है, उसका पुत्र। अब ये मैं इसलिए नहीं पढ़ूंगी ये पूरी लाइन है, ठीक है, इसका मैं मतलब यही बता देती हूँ आपको, इतना कोई टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हिज और हर सन, अब यहाँ जो लिखा है आगे वो मैं बताती हूँ। प्री डिजीज सन एंड उसका सन एंड उसका सन, ठीक है। तो ये जो चैन है ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है, तो यहाँ वही मेंशन किया गया है, बस और कुछ नहीं। आगे देखते हैं। हिज और हर अनमैरिड डॉटर मीन्स उसकी अविवाहित पुत्री। अब अविवाहित पुत्री में ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, देखिए ग्रैंड डॉटर है फ्रॉम हर फादर्स और मदर्स, तो यहाँ जो ग्रेट ग्रैंड और ग्रेट जो लगा है, ठीक है, उसके आगे की पीढ़ी हो जाएगी, ठीक है। और आगे की पीढ़ी भी इसी में मेंशन किया जाता है, वो भी आश्रितों में जोड़े जाते हैं, ठीक है। पीढ़ियों को इंक्लूड किया जाता है डिपेंडेंट्स के तौर पे। हिज विडो डॉटर प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट दैट शी इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस मीन्स उसकी विधवा पुत्री, परंतु यह जबकि और उस विस्तार तक कि जहाँ तक कि वह निम्नलिखित से अपना भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है, ठीक है। आप लोगों ने ये सेक्शन 19 में देखा ही होगा, मैंने अभी इससे पहले ही बताया था कि जो विडो है उसका मेंटेनेंस उसके फादर इन लॉ करते हैं, ठीक है। तो विडो भी क्या होती है, आपका डिपेंडेंस में डिफाइन की गई है। अब उसमें किससे मेंटेनेंस नहीं ले सकती है, तो अपने हस्बैंड से अगर वो मेंटेनेंस नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि हस्बैंड तो मर चुका है, उसके स्टेट से नहीं प्राप्त कर सकती है, ठीक है। अपने सन और डॉटर के स्टेट से नहीं प्राप्त कर सकती है, तो अपने फादर इन लॉ और हिज फादर और द स्टेट ऑफ आइदर ऑफ देम मीन्स जो इसका लास्ट है वो अपने फादर इन लॉ और उसके पिता से, उन दोनों में से किसी की संपदा से भी अपना मेंटेनेंस नहीं कर सकती है, ठीक है। अब इसका 7 पॉइंट है। एनी विडो ऑफ हिज सन और ऑफ अ सन ऑफ हिज प्रीडिसीज so long as does not remarry, provided and to the extent that she is unable to obtain maintenance from her husband's estate or from her son or daughter, if any or his or her estate, or in the case of a grandson's widow, also from her father-in-law's estate, means अपने पुत्र या प्री डिजीज पुत्र या पुत्र की विधवा जो भी हैं, जैसी भी कंडीशन में अगर उसने पुनर्विवाह नहीं किया है तो भी वह डिपेंडेंट्स के उसमें डिफिनेशन में आते हैं और उनका भरण पोषण किया जाएगा, वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल होंगे। हिज और हर माइनर इलिजिटिमेट सन सो लॉन्ग एज हर रिमेन्स अप, उसका माइनर अधर्मज यानी इलिजिटिमेट पुत्र जब तक कि वह माइनर है, ठीक है। इलिजिटिमेट पुत्र को तब तक कि उसको डिपेंडेंट्स माना जाता है जब तक कि वो माइनर है, यानी मेजॉरिटी को अटेंड नहीं कर लेता है। एंड लास्ट है इसका
his or her illegitimate daughter so long as she remains unmarried, ठीक है। और जो illegitimate daughter है वो तब तक entitled रहती है, ठीक है, आश्रित बनकर वो तब तक entitled रहती है मेंटेनेंस के लिए जब तक कि वो अनमैरिड है। सेक्शन 22 मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंस। अब डिपेंडेंट्स की मेंटेनेंस यानी आश्रितों का भरण पोषण, तो इसका सबसेक्शन 1 है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 द हायर्स ऑफ डिजीज हिंदू आर बाउंड टू मेंटेन द डिपेंडेंट ऑफ द डिजीज आउट ऑफ द स्टेट इनहेरिटेड बाय देम फ्रॉम द डिजीज। मीन्स सबसेक्शन 1 के उपबंधों में यह कहा गया है कि मृत हिंदू के वारिस जो होते हैं मृतक से विरासत में जो स्टेट प्राप्त करते हैं मृतक के आश्रितों को भरण पोषण करने के लिए बाध्य होते हैं। मीन्स जिन्हें भी उस मृतक इंसान की जो भी डिजीज पर्सन है उसकी स्टेट में जो भी उसको शेयर्स मिलते हैं उस शेयर्स के अकॉर्डिंग ही वो बाउंड होते हैं किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए। सबसेक्शन 2 वेयर ए डिपेंडेंट हैज़ not obtained by testamentary or intestate succession any share in the estate of a Hindu dying after the commencement of this act, the dependent shall be entitled subject to the provisions of this act to maintenance from those whose take the estate। सबसेक्शन 2 में बस इतनी सी बात बोला गया है, ठीक है। आपको मैं पूरा सबसेक्शन का बस सार बताऊंगी कि इतनी सी बात सबसेक्शन 2 में कहा गया कि वह जो डिपेंडेंट उन व्यक्तियों से भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार होगा जो कि वो स्टेट को लेते हैं, ठीक है। सबसेक्शन 2 में बस इतनी सी बात कही गई है कि जो व्यक्ति उस मृतक व्यक्ति की स्टेट में हिस्सा लेते हैं वो बाउंड होते हैं किस लिए, मेंटेनेंस के लिए, कि वो उन डिपेंडेंट्स का मेंटेनेंस करें जो कि उस पर डिपेंडेंट थे, जो कि वो मर चुका था व्यक्ति। सबसेक्शन 3 द लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द पर्सन्स हु टेक्स द स्टेट शैल बी in proportion to the value of the share or part of the estate taken by him or her। सबसेक्शन 3 है जो व्यक्ति संपदा लेते हैं, स्टेट लेते हैं, उनमें से हर एक का दायित्व अपने द्वारा ली गई संपदा के अंश के या भाग के मूल्य के अनुपात में होगा। मीन्स जो व्यक्ति उस डिजीज पर्सन के जो स्टेट का शेयर लेते हैं तो वो जिस भी प्रोपोर्शन में लेते हैं, जिस भी अनुपात में लेते हैं, उसी अनुपात में वो मेंटेनेंस के लिए बाउंड होते हैं, ठीक है। जिसने ज़्यादा लिया वो ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए बाउंड किया जाएगा, जिसने कम लिया वो कम के लिए बाउंड किया जाएगा, ठीक है। तो वो अपने शेयर के अकॉर्डिंग ही मेंटेनेंस करते हैं। एंड इसका लास्ट इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं यहाँ कवर नहीं करूँगी। सेक्शन 23 है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। तो भरण पोषण की जो रकम फर्स्ट है, इसका सबसेक्शन 1 है इट शैल बी द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू डिटरमाइन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट मेंटेनेंस शैल बी अवॉर्डेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड इन डूइंग सो द कोर्ट शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू द कंसिडरेशन सेट आउट इन सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 एज द केस मे बी so far as they are applicable। जो आपका सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1 है बस इतनी सी बात बोलता है कि जो भी मेंटेनेंस का, ठीक है, अमाउंट होगा वो डिसाइड किया जाएगा कोर्ट के द्वारा और ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर होगी। मींस कोर्ट तभी मेंटेनेंस की जो दोनों तरफ की कंडीशन देखने के बाद जो डिसीजन लेगा कि कितना मेंटेनेंस दिया जाए और कितना नहीं, तो ये दोनों तरफ की कंडीशन को देखने के बाद ही कोर्ट डिसाइड करेगा। तो ये उसकी डिस्क्रिशन पावर होगी, ठीक है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। सबसेक्शन 2 है इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इफ एनी टू बी रिवॉर्डेड टू अ वाइफ, चिल्ड्रन और एज्ड और इन्फर्म पेरेंट्स अंडर दिस एक्ट रिगार्ड शैल बी हैड टू। मीन्स जो अमाउंट है उसको निर्धारण करने में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। अब किसके लिए मेंटेनेंस को देने के लिए कौन कौन सी बातें दिमाग में रखी जाएंगी कोर्ट के द्वारा, वाइफ, चिल्ड्रन और एज्ड और इन्फर्म पेरेंट्स का जब मेंटेनेंस दिया जाएगा, ठीक है, किसी भी व्यक्ति द्वारा, तो कोर्ट किन किन बातों को अपने माइंड में रखेगा कि कितना मेंटेनेंस दिलवाया जाए। आइए एक एक करके देखते हैं। द पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ द पार्टीज।
पक्षकारों की स्थिति और परिस्थिति यानी स्टेटस और पोजीशन देखी जाएगी, ठीक है। एंड सेकेंड है द रीजनेबल वांट ऑफ द क्लेमेंट, दावेदार की युक्तियुक्त आवश्यकताओं को देखा जाएगा। मीन्स जो जिसने दावा किया है, क्लेम किया है, उसकी युक्तियुक्त आवश्यकताएं क्या हैं, ठीक है, रीजनेबल वांट्स क्या हैं। सी है इफ द क्लेमेंट्स इज लिविंग सेपरेटली वेदर द क्लेमेंट्स इज जस्टिफाइड इन डूइंग सो, यदि दावेदार पृथक निवास कर रहा है तो इस बात की क्या दावेदार का ऐसा करना न्यायोचित है। यदि कोई क्लेमेंट है जो मेंटेनेंस के लिए क्लेम करता है और वो उस व्यक्ति से अलग रहता है, तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि वो अलग रह रहा है, उसका अलग रहना कितना रीजनेबल है। अगर रीजनेबल होगा तो ही मेंटेनेंस दिया जाएगा, अदरवाइज मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। डी है द वैल्यू ऑफ द क्लेमेंट्स प्रॉपर्टी एंड एनी इनकम derived from such property or from the claimant's own earning or from any other source, मीन्स दावेदार की संपत्ति के मूल को और ऐसी संपत्ति से या दावेदार के निजी उपार्जनों से या किसी अन्य स्रोत से जो भी उसकी आय हो, ठीक है, उसको देखा जाएगा कि वो उससे अपना मेंटेनेंस कर सकता है या नहीं। ये सब ध्यान में रखते हुए ही मेंटेनेंस दिया जाएगा, ठीक है। वो कोर्ट की डिस्क्रेशन पावर है, ये सब देखने के बाद ही कोर्ट डिसाइड करेगा। एंड लास्ट इसका दी नंबर ऑफ पर्सन्स इंटाइटल टू मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शन, इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण के हकदार व्यक्तियों की संख्या को, ठीक है। तो जो भी मेंटेनेंस दिया जाएगा वो कोर्ट की डिस्क्रेशन पावर होगी सबसे पहले तो, और दूसरा कि वो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सबसेक्शन 3 देखते हैं। सबसेक्शन 3 क्या है, द डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इफ एनी टू बी अवॉर्डेड to a dependent under this act regard shall be had to, मीन्स इस अधिनियम के अधीन किसी आश्रित को यानी डिपेंडेंट्स को यदि कोई भरण पोषण की रकम दी जानी है तो उस रकम के अवधारण में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा। सबसेक्शन 2 में हम लोग किसको रकम दे रहे थे कि वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को। अब इसमें क्या, सबसेक्शन 3 में हम लोग किसको दे रहे हैं मेंटेनेंस, सबसेक्शन 3 में हम लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं डिपेंडेंट्स को, यानी जो भी हम लोग डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग अब मेंटेनेंस देंगे। अब उसको निर्धारण करने में क्या क्या बातें अपने माइंड में रखनी होगी, सबसे पहले रखनी होगी द नेट वैल्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द डिजीज आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट्स, मीन्स जो मृतक है, मृतक के ऋणों के संदाय का उपबंध करने के पश्चात उसकी संपदा के शुद्ध मूल्यों को, उसको ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है, शुद्ध मूल्यों को ध्यान में रखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा। एंड बी है the provisions if any made under a will of the deceased in respect of the dependents, means मृतक के बिल के अधीन उस आश्रित के बारे में जो भी उपबंध किया गया उसके अनुसार उन लोगों को मेंटेनेंस मिलेगा। सी है द डिक्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू, दोनों के बीच नातेदारी की डिक्रियों को देखा जाएगा। डी है द रीजनेबल वांट्स ऑफ द डिपेंडेंट्स, उन आश्रितों की युक्तियुक्त आवश्यकताओं को देखा जाएगा कि उनकी युक्तियुक्त आवश्यकताएं क्या हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, मेंटेनेंस दिया जाएगा। ए है द पास्ट रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट्स एंड द डिजीज, द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑफ द डिपेंडेंट्स एंड एनी इनकम derived from such property or from his or her earning or from any other source, means उस आश्रित की संपत्ति के मूल की ओर और ऐसी संपत्ति से उस आश्रित के निजी उपार्जन, मीन्स जो भी उसकी अर्निंग है या फिर अर्निंग के जो भी उसके स्रोत हैं उससे उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे मेंटेनेंस दिया जाएगा। द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट, इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण के हकदार आश्रित, ठीक है, उनकी जितनी भी संख्या होगी सभी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल होंगे। सेक्शन 24 क्लेमेंट टू मेंटेन शुड बी अ हिंदू, मीन्स जो आपका सेक्शन 24 बोलता है कि जो भी भरण पोषण के लिए दावा कर रहा है उसका हिंदू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो हिंदू नहीं होगा तो वो इंटाइटल नहीं होगा मेंटेनेंस के लिए। नो पर्सन शैल बी इंटाइटल टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर दिस चैप्टर इफ़ ही और शी हैज़ सीज्ड टू बी अ हिंदू बाई कन्वर्सन टू अनदर रिलीजन, मीन्स अगर वो कन्वर्ट हो गया है किसी अनदर रिलीजन में तो वो आपका मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल नहीं होगा। सेक्शन 25 है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस में बी एल्टर्ड ऑन चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, तो सेक्शन जो 25 है वो सिमिलर है
सेक्शन 127 ऑफ CRPC, आप लोग 127 ऑफ CRPC देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ भी अल्टरेशन की बात हुई है। तो सेक्शन 25 क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस वेदर फिक्स्ड बाय अ डिक्री of a court or by agreement either before or after the commencement of this act may be altered subsequently is if there is a material change in the circumstances justifying such alteration। means अगर कंडीशन चेंज होती है, ठीक है, कोई भी ऑर्डर पास होने के बाद या फिर मेंटेनेंस दिए जाने के बाद कंडीशन चेंज होती है तो ऐसे ऑर्डर को क्या किया जा सकता है, अल्टरेशन किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 127 भी CRPC का यही बात बोलता है। सेक्शन 26 डेप्ट टू हैव प्रायोरिटी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 27 डेप्ट ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन contracted or payable by the deceased shall have priority over the claim of his dependents or maintenance under this act। तो जो सेक्शन 26 है ये बोलता है जो रीढ़ है उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। मृतक के द्वारा हर प्रकार के संविदाकृत और संदेह ऋणों को अपने आश्रितों से इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण के दावे पर पूर्विकता दी जाएगी। मीन्स जो ऋण हैं जो मृतक के द्वारा लिए गए हैं वो मेंटेनेंस के ऊपर रखे जाएंगे। मीन्स पहले उनका पेमेंट होगा, देन उसके बाद डिपेंडेंट्स और डिपेंडेंट्स को मेंटेनेंस मिलेगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। सेक्शन 27 है मेंटेनेंस व्हेन टू बी अ चार्ज, ठीक है। तो सेक्शन 27 बोलता है भरण पोषण का भार होगा। अ डिपेंडेंस क्लेम फॉर मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट शैल नॉट बी अ चार्ज ऑन द स्टेट ऑफ द डिजीज और एनी पोर्शन thereof unless one has been created by the will of the deceased by a decree of court by agreement between the dependent and the owner of the estate और पोर्शन और अदरवाइज। मीन्स जो आपका सेक्शन 27 है वो सिर्फ इतनी सी बात बोलता है, इस अधिनियम के अधीन किसी भी डिपेंडेंट का मेंटेनेंस मृतक की स्टेट या उसके किसी प्रभाग पर भार नहीं होगा, यानी चार्ज नहीं होगा। अब कब नहीं होगा, जबकि मृतक की विल द्वारा या न्यायालय के डिक्री द्वारा या फिर डिपेंडेंट और स्टेट या उसके किसी भी भाग या प्रभाग में स्वामी के बीच कोई भी ऐसा एग्रीमेंट ना हुआ हो या अन्यथा ऐसे कोई भार सृष्टि ना किया गया हो, तो ऐसी जो मेंटेनेंस की जो बातें होंगी वो चार्ज नहीं होंगी। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, मेंटेनेंस आपका कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।